हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में नर्स इक्वेशन को देखा। अब नर्स इक्वेशन के साथ ही दो टॉपिक और हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, और दूसरा है अपना नर्स इक्वेशन फॉर सेल ईएफ। मैं पहले इसको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक तो है आपका नर्स इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन, एक ये हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट है उतने इजीली हैं, पर क्योंकि जब जानकारी नहीं होती है तो हम उसको नहीं लिख पाते हैं। आप इसको देखिए, ये कोई एक रिएक्टेंट है ए, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल ए, दूसरी रिएक्टेंट ये है, इसका कंसंट्रेशन डी है। तब ये रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है सी कंसंट्रेशन का और ये डी कंसंट्रेशन का। अब इसको हम सेल इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सेल इक्वेशन के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल माइनस, यहां पर अपन क्या लेते हैं, यहां पर अपन नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो यहां पर ले लेते हैं आर टी अपॉन एन ए नेचुरल लॉग और यहां ले लेंगे, किसे अपन लेते हैं ना, यहां ऊपर ले लेंगे किसको, प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिया जाता है। तो C का एक्टिव मास ये और D का एक्टिव मास ये, और नीचे जो रिएक्टेंट लिखे लिए जाते हैं उनके एक्टिव मास को मैंने यहां पर दिया है। इसको अपन ने नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। क्लियर? अब नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसको नेचुरल लॉग के 10 बेस में मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूं। और थोड़ा पहले एक और चीज बता देता हूं, जो मैंने ये लिखा है वो कैसे लिखा है। मैं यूं लिख देता हूं, ये सेल है, ठीक है ना, इजिकल्स टू, यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कैथोड वाला है और यहां पर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड एनोड वाला है, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं इसको 10 के लॉग के 10 के बेस में लिखने जा रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये मेरे पास सेल इजिकल्स टू ई सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और यहां पर लॉग 10 के बेस में ले आया मैं इसको, और ये C और ये D कंसंट्रेशन D अपॉन A का कंसंट्रेशन A और B का कंसंट्रेशन B, ये मैं इसको 10 के बेस में लेके आया। क्लियर? अब क्या है कि इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूं। क्या होता है कि इनकी अगर वैल्यू अपन रखें इनकी वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है, ये भी अपन कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू E, और मैं डायरेक्टली चलो लिख देता हूं पूरी वैल्यू, 2.303 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू है 8.314 और T 298 डिग्री पे लिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और एन अपन को मान ली कौन सा अपन ले रहे हैं, और इसकी वैल्यू पर रख देते हैं फैराडे की वैल्यू 96500, और यहां पर अपन लॉग, और जैसा ये है वैसा लिख देता हूं, ये लास्ट में आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, C D और यहां पर A और ये B। इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन में ये इसकी वैल्यू रख दी है। अब हालांकि मैंने इतनी बार इसको प्रीवियस
लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, डायरेक्टली लिख सकता था, पर फिर भी आपको याद रहे इसलिए अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये इधर से इक्वल का साइन है, क्लियर। और इसकी वैल्यू 0.0591 अपॉन n, ये इसकी वैल्यू रहती है, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां रहेगा लॉग और C की कंसंट्रेशन C D और यहां पर A और ये B कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, सेल पोटेंशियल के लिए अपन बता रहे हैं इसको, क्लियर। ये अपन ने किसके लिए, फॉर द सेल EMF के लिए अपन इसकी वैल्यू को बता रहे हैं। तो इस तरीके से इस वैल्यू को अपन बताते हैं। बस इतना सा आपको क्या करना, नर्स इक्वेशन फॉर सेल EMF इज दिस, यहां तक आपको ले आना है, क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसी में अपन अगर अपन को कोई एक्सप्लेन द क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा मेरे से अच्छी तरीके से, एक्सप्लेन द नर्स इक्वेशन फॉर सेल EMF से डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, एक्सप्लेन द नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल ऑफ EMF। अगर डेनियल सेल के बारे में बात कह रहे हैं तो हमको क्या करना है, और अगर गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये गैल्वेनिक सेल में पूरा पूरा ये लिख दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, पूरा पूरा डिट्टो देके आ जाएगा। और अगर नहीं तो एग्जाम्पल में भी लेना चाहो तो फिर आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोड भी ले लीजिएगा, कॉपर ले लीजिएगा, उसके साथ सिल्वर ले लीजिएगा। परंतु डेनियल सेल के बारे में बात की जाए तो क्या करोगे, तो यहां पर एक हेडिंग डाल के अपन लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं कि फॉर द डेनियल सेल नर्स इक्वेशन कैन बी रिटन, for the Daniel cell Nernst equation can be written। नर्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है। डेनियल सेल के बारे में बात हो रही है ना, कुछ मत करो, डेनियल ने केवल कॉपर और जिंक को लिया था, हम भी वही रख लेंगे, तो कॉपर और जिंक को रख देते हैं। सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल माइनस 0.591 अपॉन n, और अब n की जगह पर अपन 2 भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई डेनियल सेल में क्या होता है, मैं अभी डेनियल सेल की ये इस इक्वेशन को भी लिख देता हूं, इक्वेशन कैन बी रिटन है ना, डेनियल सेल इक्वेशन, चलो नीचे लिख दूंगा, है ना, आपको लिख के भी बता दूंगा। तो ये आपका लॉग डेनियल सेल में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं जिंक को और हम लेते हैं कॉपर को। तो ये कॉपर की सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, कॉपर सॉलिड में होता है यहां पर इस साइड, और जिंक जो रहता है आयन के फॉर्म में रहता है। नीचे जिंक सॉलिड फॉर्म में आया तो इक्वेशन लिख के बता देता हूं, और ये कॉपर प्लस आयन में होता है। ये डेनियल सेल में केवल जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड ही यूज किए जाते हैं। मैं इस इक्वेशन को भी जिंक लिख देता हूं आपको, ये अपनी जिंक है सॉलिड फॉर्म में, प्लस कॉपर इस फॉर्म में होता है। इस तरीके से जिंक इक्वेशन की डेनियल सेल की इक्वेशन को लिखा जाता है, ठीक है ना, डेनियल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो जाता है जिंक प्लस और ये कॉपर सल्फेट आयन, में इसको एक्वेशियस कर देता हूं, इसको भी एक्वेशियस कर देता हूं। तो जो प्रोडक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या किया जाता है, उसको ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट को नीचे लिखा जाता है, उनकी कंसंट्रेशन को। अब क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं कि 898 केल्विन 289 केल्विन पे इनकी जो कंसंट्रेशन होती है दोनों की, सॉलिड की, वो यूनिट मानी जाती है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं, इस इक्वेशन दिस इक्वेशन विल बी कैसी होगी, E
सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल मैंने यहां पे लिखा 0.0 आएगा, वहां तो से लिखा ऊपर 0.0591 अपॉन 2, और इन दोनों को काट के रखा जाए तो कुछ यूं आ जाएगा लॉग जिंक प्लस 2 एक्वेशियस, और यहां पर कॉपर प्लस 2 एक्वेशियस। इस तरीके से हम नर्स इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ को लिखेंगे। आई होप दैट इट्स अ वेरी इजी, ये बहुत इजी है, जरा सा भी माइंड नहीं लगाना, बस एक बार देख लीजिए समझ भी आ गया। आप कहेंगे सर आगे याद हो गई, बिल्कुल है ना। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यह क्वेश्चन के रूप में भी आती है, पर इसमें न्यूमेरिकल बहुत से बनेंगे। मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और CUET का में वीडियो डाल रहा हूं, अभी 2 पार्ट, तीसरा पार्ट फिर से डाल रहा हूं, आप उसको देखते जाइएगा। इसी चैप्टर से चालू किया है, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। उसमें न्यूमेरिकल भी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अब नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स इक्वेशन। देखिए 11th को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उस पर अपना माइंड फोकस करना अच्छी तरीके से बहुत जरूरी होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपने 11th क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा। खैर मैं यहां से शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या 1 मिनट में बता के फिर आगे बढ़ जाऊं। क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मास के, किसी भी सब्सटेंस के एक्टिव मास के। एक्टिव मास को क्या किया जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसकी कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाता है, इस तरीके से। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आ जाता है, इसको हटा देते हैं तो अपन कांस्टेंट आ जाता है, जैसे K1 आ गया, तो ये जो कांस्टेंट कहलाता है इसी को अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां वो देखना है। क्लियर। और नर्स इक्वेशन क्यों है यह भी याद रखना है। नर्स इक्वेशन सेल के लिए है, और सेल के लिए नर्स इक्वेशन की क्यों नीड पड़ी, क्योंकि जिस सेल के बारे में बात की गई उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सारी कंडीशन को यूनिटी में बताया गया, यानी 1 में बताया गया, तो कंसंट्रेशन हमेशा 1 नहीं रह सकती है। तो इसलिए नर्स ने रिलेशन बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती है सेल में वो 3 के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब 3 के बीच में रिलेशन बताया। किस किस के ऊपर, एक तो कंसंट्रेशन के ऊपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, और तीसरा टेम्परेचर के ऊपर। ये रिलेशन बताने को ही अपन नर्स इक्वेशन कहते हैं। उस सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, उसका क्या रोल होता है, यहां उसकी बात की जा रही है। तो इसको कुछ यूं देखिए, सपोज में एक ये सेल बनाया है मैंने और ये सेल दूसरा बनाया है, और आप मुझे बता देंगे कि ये सेल कौन सा है, खुद ही बता पाएंगे। यहां पर मैंने कॉपर का रॉड ले ली है और यहां पर मैंने जिंक की रॉड ली है, तो ये मोटी ही बना देता हूं, भले चलेगा, है ना। यहां पर मैंने जिंक की रॉड ली है, तो ये कौन सा सेल के बारे में बात हो रही है, डेनियल सेल के बारे में बात हो रही है। आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर मैंने इस तरीके से वर्ड लगा दिया, इसमें मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है। तो भाई किसका सॉल्यूशन डालूंगा, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं लिख ही देता हूं। यहां पर जिंक सल्फेट का एक्वेशियस सॉल्यूशन होगा।
और इसमें भी सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं। इसमें क्या का सॉल्यूशन होगा, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। कौन सा, एक्विशियस सॉल्यूशन होगा। भाई मैं एक्विशियस सॉल्यूशन बार बार क्यों बोल रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। हाँ कारण है क्या है कि जिसे इसको अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसका डिकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। इनका ये कॉपर के आयन में आ जाते हैं, ये सल्फेट के आयन में टूट जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसे ही जिंक का भी यही हाल होता है। जिंक सल्फेट भी क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ये अपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। अब क्या होता है कि इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगी होती है, अपन को मालूम है, क्योंकि हाफ से लिए, तो इसमें मैंने ये सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से करके मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दी है, ठीक है ना। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या डाला हुआ होगा, सॉल्ट ब्रिज में इसमें अपने पोटेशियम सल्फेट डाल दिया है। पोटेशियम सल्फेट को सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाल दिया है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन चालू होती है। इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बातें पूरी, क्योंकि यह आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होता है, जिंक निकल के आ जाता है, इसके सॉल्यूशन में आ जाता है, और सॉल्यूशन में जैसे जिंक आता है तो क्या करता है, जिंक बेचारा यहां से निकला, जिंक के आयन में आ गया, जिंक प्लस के आयन में आ गया। जब ये जिंक प्लस के आयन में आता है तो कब आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके आता है, तभी तो भाई साहब धनीराम बन जाता है। जिंक धनीराम तो ही तो बनता है, पॉजिटिव चार्ज वाला तो ही तो बनता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो देके आया है। कहां पर, इस रॉड पे छोड़ के आया, और रॉड से इसका एटम निकल आया। रॉड पहले मोटी होती है, फिर पतली होती हुई चली जाती है, जिंक रॉड। तो जिंक जो है ना यहां पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहां जाना चालू, इलेक्ट्रॉन रुकने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कभी रुकता है क्या, कभी नहीं रुकता है। इलेक्ट्रॉन बहता हुआ इस साइड आता गया, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट है ये। एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन बहता दूसरे हाफ सेल में चला गया। दूसरे हाफ सेल में मतलब जिंक वाले सेल में चला, कॉपर वाले सेल में चला गया। कॉपर में क्या होता है, कॉपर के आयन आपस में जैसे वो भी टूटते हैं, जैसे ये टूटते हैं, तो कॉपर के आयन क्या करते हैं, सीधा ये वाले आयन कॉपर के आयन यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, वो सीधा इलेक्ट्रॉनों की ओर भागते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कॉपर की रॉड का वेट बढ़ता जाता है और ये मोटी भैंसी होती हुई रॉड चली जाती है। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कि सर अगर ये जैसे जिंक कर रहा है वैसे ये भी तो कर सकता था, पर वहां ऐसा क्यों, यहां ऐसा क्यों? भाई यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे और जिंक इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे डिपॉजिट हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो डिपेंड करता है इनके नेचर के ऊपर, यानी कि जो आपने इनका जो सॉल्ट रहता है और मेटल रहती है उनके बीच में डिपेंड करता है। वो अपन हायर क्लासेस में और समझेंगे। खैर, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होता है। यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, यहां पर कैसे कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहां इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और देने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको मालूम है जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, किंतु उस मेटल का क्या होता है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ऐसी प्रोसेस हो रही है। क्लियर? है। अब यहां पे जो प्रोसेस हो रही है उसको अपन देखें पहले। यहां से ये यहां पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, ये जो था इसका सल्फेट वाला, ये वाला हिस्सा वो कहां चला गया, वो इसके पास चला गया। बचा कौन सा? सल्फेट। तो जो ये सल्फेट बचा ना, ये बेचारा क्या करे, ये तो अकेला रह गया, तो ये सल्फेट चलता है सीधा सॉल्ट ब्रिज में।
और ये सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट यहां से होता हुआ आ जाता है कहां पर, यहां से SO4 माइनस जिंक के पास, और इस जिंक के साथ ये SO4 आके मिल जाता है और बना देता है क्या, जिंक सल्फेट बना देता है। तो जिंक सल्फेट, यहां पर जो हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, सपोज मेरे यहां पर जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ये वाला लिया था 100 ml, मान लेते हैं अपन 100 ml वाटर लिया था इसमें, ऐसा मान लेते हैं, और इसमें मैंने सपोज जिंक सल्फेट और 20 ग्राम डाल दिया था, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूमिंग कर लेते हैं। हालांकि कंडीशन तो स्टैंडर्ड पे होती तो सब हम लेके चलते, तो इतना अपन मान लेते हैं। पानी जितना लिया मैंने, वाटर जितना लिया 100 ml, तो उसमें वाटर थोड़ी बढ़ रहा है, किंतु क्योंकि सल्फेट के आयन यहां पर आ रहे हैं, तो इस सेल का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि इसमें जो सल्फेट आ रहा है वो जिंक से आयन से साथ मिलकर बढ़ता जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती ही जा रही है। तो कंडीशन क्या होती है, ग्राफ के थ्रू समझे अपन, कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहां पर रिडक्शन हो रहा होता है, मैं यहां लिख देता हूं रिडक्शन, और यहां पर प्रोग्रेस रिएक्शन कर देता हूं। तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है कि इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होता हुआ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता हुआ चला जाता है, ऑक्सीडेशन होता हुआ चला जाता है, और यहां पर रिडक्शन कम होता हुआ चला जाता है। एक पोजीशन यह आती है जब यहां पर मैं देता हूं ऑक्सीडेशन, और यहां पर रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब कि रिडक्शन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और यहां पर ऑक्सीडेशन कम होती हुई चली जा रही है। इस तरीके से एक कंडीशन यहां आती है कि यहां पर इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ऐसी कंडीशन पर जब दोनों साइड में इलेक्ट्रिक, यहां से इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, यहां आ रहे थे, कंडीशन ऐसी आ जाती है एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे कि अब यहां से इलेक्ट्रॉन बहना बंद हो जाते हैं, और यहां से इलेक्ट्रिक करंट भी बहना बंद हो जाता है। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है जिस पर इलेक्ट्रॉन का आना जाना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं अपन वो इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाता है ऐसी कंडीशन पर, EMF, इस कंडीशन पर EMF इक्वल्स टू 0 हो जाता है, EMF इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यह थी आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। अब इसको अपन सेल के रूप में अपन सबसे पहले इक्विलिब्रियम को अटेम्प्ट कर लिया जाता है। दिस इंडिकेट दिस, ये वाला आता है जब सेल में इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाता है और दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है। और इस सिचुएशन पर हम नर्स इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो दिस इंडिकेट में लिख देता हूं, दिस इंडिकेट equilibrium has been attained हो गई। तो इस कंडीशन पे, ऐसी कंडीशन पे हम इक्विलिब्रियम नर्स इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? सो द नर्स इक्वेशन में बी रिटन इज, सो द
नर्स्ड इक्वेशन कैन बी रिटन। फिर से लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, ZNS प्लस, पहले इसके, क्योंकि हम पूरे इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो कॉपर के आयन को एक्वेशियस के रूप में और ये जिंक आयन को एक्वेशियस रूप में और ये कॉपर एस, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन पहले केसी के रूप में लिखें, केसी इस इक्वेशन के लिए, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरीके से। बच्चों एक बार मैं फिर से बता दूं, मैंने यहां पर जो बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का बहना होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। एक सर्टेन, यूं समझ लो कि एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे ही ये एक्टिव होते हैं। जिंक की रॉड और कॉपर में कॉपर सल्फेट के, सॉरी जिंक सल्फेट के और कॉपर की रॉड के बीच में जो रिएक्शन हो रही होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहना चालू होता है, वो एक सर्टेन कंडीशन पे होता है, कंसंट्रेशन पे होता है। कंसंट्रेशन एक इफेक्ट है। यहां पर भी सेम बात है, तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। कंसंट्रेशन इस कंडीशन पे कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है, कंसंट्रेशन कीप ऑन चेंजिंग इन दिस कंडीशन, चेंजिंग होती जाती है और अल्टीमेटली ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि दोनों की रिएक्शन, ये हाफ, मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कर दूं, हाफ रिएक्शन, और इसको भी हाफ रिएक्शन कर देते हैं, तो इन दोनों की हाफ रिएक्शन एक बढ़ती जाती है, एक घटती जाती है, एक की कंसंट्रेशन और एक ऐसी स्थिति आती है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। इतनी सी बात है। अब इसको नर्स इक्वेशन के रूप में कैसे बता रहे हैं, देखो कितनी इजी है, आप सोच भी नहीं पाओगे। मेन तो मैंने आपको ये सारी बातें बता रहा था, क्योंकि ये मेन इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे लिखोगे नर्स इक्वेशन को, अब उसको देखिए। मेन चीज यहां से चालू रही, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा था। नर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, 11th में पढ़ के आए और पहले भी बता चुका, मैं वापस यहां पर लिख रहा हूं। मैं प्रोडक्ट को ऊपर लिखूंगा, जिंक प्लस 2AQ, ये मैंने लिख दिया, और फिर दूसरा मैंने लिखा कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और फिर जिंक, यहां पर कॉपर जो कि रिएक्टेंट में है AQ, और ये जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसा लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो अपन देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर देता हूं, रिएक्शन R1 इजिकल्स क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन R1 इजिकल्स क्या हो जाएगा, K1, मैं इसको बता चुका हूं कैसे होता है, K1, और फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें से कौन सी होगी, आगे कौन सी रिएक्शन जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है रिएक्शन, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कॉपर सल्फेट Cu प्लस एक्वेशियस सॉल्यूशन, और मैं उसको नहीं लिख रहा हूं पॉजिटिव वाले को, इसको लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी 1 मान लेते हैं अपन, बार बार लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। R1 के रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, तो यहां मैंने मिस्टेक करी है, देखो बच्चों, इसको यूं करना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन या बैकवर्ड, ये हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं लिख पा रहा, जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, R2 इजिकल्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये K2, और इस पे लिख देता हूं मैं जिंक AQ प्लस, क्लियर। अब क्या है कि ये R1, तो अब इसको मैं इस तरीके से करूं,
कर सकता हूं K1 अपॉन K2 इजिकल्स टू K1 K2 इजिकल्स टू में इस तरीके से लिख देता हूं। इसका K1 के लिए थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हो रही है, इसको अपन थोड़ा गड़बड़ किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ी तो इक्वल टू ये इसके इक्वल टू और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके, ठीक, तो ये हो जाएगा जिंक प्लस के अपॉन कॉपर प्लस K2। देखो मैंने जिंक को ऊपर लिखा दिया, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो K2 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, मतलब मैंने सही लिखा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों को ऐसा लिखा, इन दोनों के कांस्टेंट के लिए एक नया कांस्टेंट लिख देता हूं K से। इस कांस्टेंट को अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये अपन को कांस्टेंट आ गया, इस रिएक्शन के थ्रू हम नर्स इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द नर्स इक्वेशन we write here Nernst equation for Daniel set। अब डेनियल सेट कर दिया तो मतलब मुझे सीधा ये वाली बात लानी है, मुझे ये रब करना पड़ेगा, इतना इस साइड रब करूंगा, बस इस साइड नहीं करूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसकी नेक्स्ट इक्वेशन डेनियल सेल के लिए लिख देते अपन, तो ये E सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल माइनस, अब इसके लिए मैं डायरेक्टली वैल्यू रख दूं 0.0591, बाकी नहीं लिख रहा हूं ना, लॉग की वैल्यू है सबकी रखी हुई है, और यहां 2 लिख देता हूं क्योंकि कॉपर के बारे में बात हो रही है तो 2 है, कॉपर और जिंक की, इनके इलेक्ट्रॉन n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हुआ लॉग, और यहां पर मैं लिख देता हूं जिंक प्लस AQ इस सेल रिएक्शन के लिए, और यहां लिख देता हूं कॉपर एस अपॉन, यहां पर कॉपर आयन AQ और जिंक एस, और अब इन दोनों को हटा देता हूं क्योंकि रिएक्शन किस पे हो रही है, रिएक्शन हो रही है ये, क्योंकि दोनों इनकी यूनिटी 1 मान ली जाती है। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहां पर देता हूं जिंक प्लस 2 AQ अपॉन कॉपर प्लस 2 AQ। अब एक बात याद रखनी है, जो KC की वैल्यू अपन ने किस पे निकाली है, तो KC वैल्यू ऑफ KC नहीं, हियर ऐसा लिख देता हूं, हियर KC क्या होता है कि KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC is called equilibrium constant, कब, when EMF of cell, तो EMF of cell मतलब के E से इज इक्वल्स टू 0। EMF जब 0 होता है, कब होता है, जब मैंने बताया फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है, क्लियर। तो मैं इस इक्वेशन में इसको लिखने जा रहा हूं, तो E सेल इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 कर दिया, फिर ये इस किसके इक्वल है, 0 किसके, फिर ये इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो स्टैंडर्ड सेल ये माइनस 0.0591 अपॉन 2
log 2 n प्लस zn प्लस 2 aq अपॉन कॉपर प्लस 2 aq। क्लियर? अब क्योंकि ये इक्वल के 0 तो मैं इसको उठा के इस साइड ले आता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस सेल में, हाँ देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको उठा के इसको इधर ही रहने देता हूं, इसको उठा के इधर ले आ रहा हूं, ये समझ लीजिए आप। मैं फिर से 1 मिनट लिख दूं, फिर मैं और क्लियर कर देता हूं। सेल इजिकल्स, ये माइनस का साइन गायब हो जाएगा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग, अब इसको भी अपन को डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड में वैल्यू, चलो मैं कर ही देता हूँ डिवाइड, 0.0591 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, तो इधर 19, तो 18 रहेगा, फिर से आ जाएगा ये करीबन 4 और 18 1 2 5 के आसपास, ठीक है ना। तो ये 5 के आसपास आ जाएगा, नहीं अभी नहीं डिवाइड कर रहे हैं, बाद में देखते हैं इसको। तो मान इसका हो जाएगा अपना, तो मैंने कहा कि इसको सपोज मैं इधर ले आ रहा हूं, ये समझ लो, तो ये हो जाएगा लॉग जिंक 2 प्लस, और ऐसा कर देते हैं अपन। अब इसकी जगह पर, क्योंकि ये किसके इक्वल है, देखो यहां पर केसी, या यहां पर देखो ये, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, केसी, केसी। क्लियर? यहां से लेके यहां तक। अब एक बात अपन को मालूम है क्या, कि 298 केल्विन एंड, ठीक है ना, यूनिट कंसंट्रेट, पहले इतना ही कर देते हैं, केल्विन। जो सेल की एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, तो वो 1.1 वोल्ट होती है, तो इसको अपन कर देते हैं ए नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की वैल्यू इस टेम्परेचर पे क्या होती है, 0.0591 अपॉन 2 लॉग केसी इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। यहां लिख देता हूं ना कि ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 ये होती है। कब होती है, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया जाता है इस पे, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन बात है। क्लियर हुआ? आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं यहां इस साइड का रब कर रहा हूं, देखो बच्चों यहां तक तो वैसे भी आपको आता है, कुछ भी नहीं किया है, कई बार अपन कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, पीछे के वीडियो में देखिए। ये अपन ने फाइंड आउट किया था कि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वैल्यू 0 हो जाती है, अपने ग्राफ से इसको समझा। इससे लेक्चर के इनिशियली मैंने ये एक्सप्लेन किया। अब क्या करना था, बस यहां पर अपन को इसको इक्वल टू 0 0 इक्वल टू इसके लिया है, बस और कुछ नहीं किया है। और फिर इसको ये क्योंकि माइनस का साइन है तो समझ लो कि इसको मैं उधर लेके गया हूं, तो इक्वल में ही आ गया। और यह हमें मालूम है, जब हमने ये चैप्टर चालू किया था तो उसी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 3 सेल दिए आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में। जब 1.1 V की वैल्यू, जो याद करवा रहा हूं मैं आपको, ई एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ग्रेटर होता है 1.1 वोल्ट से, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, और जब ये इक्वल हो जाता है इसके, तो कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह बिल्कुल पास नहीं होता है, और रिएक्शन फिर वाइस वर्सा हो जाती है अगर ये लेस होता है और ये ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर ये वही स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है ना, इसको याद कर रहा हूं। अब क्या है कि मैं
इसको क्योंकि इसके इक्वल है, ये इसके ई इसके इक्वल है, तो मैं इसको यहां ला देता हूं। इस तरीके से फिर से लिख देता हूं इस पूरे लॉ 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग KC इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। इसको उधर ले जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग KC इक्वल्स टू 1.1, पहले ही कर देता हूं, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा, 2 इंटू 1.1 वोल्ट अपॉन 0.59। आप 59 तक भी कर सकते हैं, 1 की जरूरत नहीं है, पर 1 में लिख देता हूं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी KC इक्वल्स टू 37.288 वैल्यू आएगी। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको आ जाएगा KC इक्वल्स टू, तो इसकी जो एंटी लॉग निकालोगे आप, तो इसकी वैल्यू आती है, एंटी लॉग की वैल्यू आती है 28 का, एंटी लॉग टेबल में 28 का 8 में जाके देखिएगा तो वो आपको 1.94 समथिंग ऐसे कुछ है। और एंटी लॉग में क्या करते हैं कि जितने पॉइंट के बाद आप जितने हैं इसको अगर बढ़ाओगे तो उसको 10 के ऊपर, ये जो है ना पावर लगाते 10 की पावर 7, अब ये 10 की पावर क्या होता है, एंटी लॉग में एक माइनस करके गिनी जाती है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, एक पॉइंट और आगे आ रहे हैं तो इसको चेंज नहीं करना है, तो ये आपकी 10 के ऊपर पावर आ जाएगी। एंटी लॉग मतलब निकाला हूं, आप तो एंटी लॉग सीख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। और वैसे आपको इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली में आपको याद रखना पड़ेगा, किंतु न्यूमेरिकल में तो आपको वैल्यू लिखी हुई आएगी, आपको क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे 1.94 इंटू 10 की पावर 38 के करीबन रहती है, किंतु इसको फिर अपन क्या करते हैं, अपन इसको इस तरीके से कर देते हैं, राउंड अप में कर देते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 37 ये वैल्यू आ जाती है, तो 10 की पावर 37, तो KC इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 37 इज वेरी large, which indicate that इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, इक्वेशन ऑलमोस्ट सेल में कंप्लीट हो गई है, इतनी ज्यादा वैल्यू। तो जो KC की वैल्यू रहती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वो इंडिकेट करती है कि सेल में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी हुई है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है और लगभग इतनी होती है, ज़्यादा वैल्यू है, तो वह इंडिकेट करती है कि इक्वेशन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और अगर वैल्यू कम आती है तो अभी इक्वेशन चलती जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने नर्स इक्वेशन के थ्रू बताया। आज के लिए इतना, आगे का वीडियो देखिएगा। और मैंने आपको बताया क्यूट वाला और CUET वाला और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के NCERT के क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी आपका मेरा एक दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, वो भी मैं इसी के साथ साथ डालता जा रहा हूँ। और जितना मेरा ये लेक्चर है उतने के हिसाब से वीडियो भी डालता जा रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।